हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का जो वीडियो बेस्ड है आपका RSCAT का क्वेश्चन पेपर जो कि 19 जनवरी 2019 को लगा था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको RSCAT का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ ये PDF आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार से इसके आंसर आप डाउनलोड करेंगे उसका भी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ RSCAT का क्वेश्चन पेपर 19 जनवरी 2019 का। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, जो नए मतदाता का जो पंजीकरण करने के लिए है NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल जो है वो आपका नए मतदाता के लिए होता है, मतलब मतदाता से संबंधित NVSP। तो साथ में बाकी भी देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि है RSRTC, ये आपका राजस्थान रोडवेज का है। अगर आप बस टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं राजस्थान के अंदर तो उसके लिए RSRTC है। NSDL जो है ये आपका जो पैन कार्ड वगैरह बनाने के लिए आपके लिए यूज में होता है NSDL की वेबसाइट पे। और जो UIDAI की जो वेबसाइट है ये होता है आपका आधार कार्ड बनाने से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान होना चाहिए, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड बनाती है उसके लिए जो पोर्टल है वो है UIDAI। तो जब आप एक क्वेश्चन देखते हो तो साथ साथ में मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी साथ में बताता हुआ चलूंगा, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। और अगला क्वेश्चन है, आप आधार को बैंक खाते से जोड़कर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अगर आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं तो इसके लिए आप नेट बैंकिंग का उपयोग करके भी जोड़ सकते हैं। और सही आंसर यही है इसका दोस्तों, नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप आधार को बैंक से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग इस तरह का कोई काम नहीं करता है। और पासवर्ड सेवाओं पर जाकर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। पासवर्ड नहीं है दोस्तों, ये पासपोर्ट है, मिसप्रिंट है। तो सही आंसर जो होगा इसका है नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप आधार को, क्योंकि नेट बैंकिंग के अंदर इस तरह का ऑप्शन आता है जहां से आप अपने आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि वेब पोर्टल में देखो बिजली पानी का भुगतान आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है। बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र मतलब मूल निवास वगैरह भी आप बनवा सकते हो। रोजगार विभाग में पंजीकरण भी आप कर सकते हो। और चौथा है कि आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो गया, आप समझ गए होंगे। ये तीनों काम अगर आप कर सकते हैं तो इसका आंसर होगा आपका द, कि आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है। तो इसका मतलब है आपका EPDS। PDS का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी राजस्थान में जो कि राशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके लिए जो बनाया होता है। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक PDS का जो पूरा नाम है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पब्लिक यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका आंसर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा मैं एडिट कर दूंगा इसको, यहाँ से आप ध्यान रखिए। पब्लिक, अगर यहाँ पे एक दो डॉक्यूमेंट सेम है तो इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर इसका सही आंसर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला आंसर क्वेश्चन है कि निम्न में से सही तालिका से मिलान करने का विकल्प को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है राजधरा। तो राजधरा जो है ये आपका, जैसे कि देखो यहाँ पे आप मिलान करें, जैसे राजधरा है तो राजस्थान का जो ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम है GISS उससे संबंधित है। दूसरा जो है राजमेघ जो कि आपका राजस्थान क्लाउड है, मतलब मेघ मतलब क्लाउड, आप आइडिया लगा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन स्टोरेज करने के काम आता है, जो कि गूगल ड्राइव वगैरह की जैसी स्टोरेज होती है ऑनलाइन, तो इंटरनेट सैटेलाइट पर स्टोर करने के लिए बनाया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है राज E-वोल्ट जो है ये आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो फिर आ गया इसका R। तो आप समझ गए होंगे पहले का ऑप्शन हो गया Q, दूसरे का हो गया P और तीसरे का हो गया R। तो दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि MOOC क्या है। तो दोस्तों जो MOOC है ये आपका एडेक्स का एक उदाहरण है, मतलब कि एक एजुकेशनल सर्विस का, जहाँ पे ऑनलाइन जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसका एक एग्जाम्पल होता है, मतलब एजुकेशनल सर्विसेज का ये उदाहरण है एडेक्स, जिसमें आप ऑनलाइन जो भी कोर्सेज होते हैं वो कोर्स आप कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना बनाई हुई है जिसके जरिए आप ये कोर्स कर सकते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा द, क्योंकि नया पैराग्राफ दबाना है, जाहिर सी बात है एंटर दबाएंगे तभी तो नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर हो गया द, एंटर।
नया पैराग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एंटर का चिन्ह बनाएंगे और नया पैराग्राफ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है? इसमें कैलेंडर कार्य प्रबंधक आदि शामिल है। तो इसका आंसर होगा आपका से आउटलुक, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों एमएस वर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एमएस वर्ड आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के काम आता है, जिसमें आप किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। एक्सेल जो है वो आपका कैलकुलेशन से संबंधित है, और एमएस एक्सेस जो है वो आपका डेटाबेस से संबंधित है, और जो आउटलुक है ये आपका ईमेल से संबंधित है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, एमएस आउटलुक जो कि ईमेल एप्लीकेशंस के यूज में आता है, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है वो आप समझ गएंगे, इसका आंसर है आपका ए। ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, क्योंकि आप समझिए पॉइंटिंग का मतलब है जहां पे हम पॉइंट करके जो स्क्रीन पर हम कुछ भी पॉइंट अगर कर पाते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे माउस जो है या टच पैड है या ट्रैक बॉल, तो ये सब किसमें पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और कंटिन्यू बने रहिए। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि इस तरह की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आप किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कि जैसे कि एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ knowledgesystemjaipur.blogspot.com, जैसे कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है knowledgesystemjaipur.blogspot.com। इस स्क्रीन पर जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको आना है और आरसीएटी के जो सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट है नॉलेज सिस्टम के नाम से, जहाँ पर अगर आप जयपुर में कहीं पर भी आसपास में रहते हैं और अगर आप आरसीएटी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपका घर बैठे एडमिशन हो जाएगा और आपकी ऑनलाइन क्लासेज हो जाएंगी। आपको आने की जरूरत नहीं है और बहुत ही फीस में डिस्काउंट के जरिए आप आरसीएटी का कोर्स कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए आरसीएटी के क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट इसको बंद कर दें आप, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरसीएटी के 2013 से लेकर अब तक के जितने भी जो पेपर्स हैं 19 जनवरी 2020 तक के, मतलब 2021 तक के जो पेपर हैं वो सारे पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे 13, और ये सारे वीडियो के जरिए मैं आपको जल्दी ही पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए और आप हमारे सेंटर पर जो है एडमिशन ले सकते हैं अगर आप जयपुर के कहीं आसपास में रहते हैं आरसीएटी में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से अगला जो क्वेश्चन अपना वो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि 9वां क्वेश्चन आपने देख लिया है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, मतलब जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों एक चीज बताइए, एंटीवायरस तो नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा, वो तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, अपडेट और सिक्योरिटी देना ये भी कंप्यूटर के लिए अच्छा होता है। फायरवॉल है, ये भी आपके लिए एक तरह से आग की एक दीवार का काम करती है जो कंप्यूटर में किसी तरह की गलत गतिविधि को रोकती है। तो आंसर इसका क्या हो गया, वायरस। वायरस एक ऐसी चीज होती है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके क्या हो सकता है। कंपोज का मतलब होता है ईमेल करना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। तो अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंपोज। और अगर आप प्राप्त ईमेल को देखना चाहते हैं तो क्या होगा, इनबॉक्स। इनबॉक्स में आप जो आपको ईमेल प्राप्त होती है वो आप देख सकते हैं। और अगर आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं तो इसके लिए होता है जंक मेल या स्पैम, SPAM, जंक JUNK। तो ध्यान रखें। और आप ईमेल भेजे गए ईमेल का मतलब होता है सेंट पे। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं, ध्यान से समझना। आप ईमेल अगर आप प्राप्त करते हैं वो मिलेंगे आपको सेंट में, SENT। अगर आप एक ईमेल लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा कंपोज, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर आप ईमेल को केवल देखना चाहते हैं, जो दुर्भावनापूर्ण ईमेल होते हैं वो आपका स्पैम में या जंक में आते हैं। और अगर आप ईमेल जो आपने भेज रखे हैं उन मेल को देखना चाहते हैं तो वो आपके जाएंगे सेंट में, SENT में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ये आपके प्रिंटर के उदाहरण हैं दोस्तों। ये लेजर प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर क्या प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से जब भी कोई भुगतान करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड की एक्सपायर डेट और CVV नंबर जो कि उसके पीछे की तरफ होता है,
आपने क्रेडिट कार्ड या एटीएम डेबिट कार्ड देखा होगा, उसके पीछे की जो 3 अंक होते हैं वो सीवीवी नंबर होते हैं, जो आपको सेफ्टी के साथ रखनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं चाहिए। और दूसरा, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक ओटीपी। ओटीपी मीन्स वन टाइम पासवर्ड। और ऑप्शन है द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका जो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड के नंबर होने चाहिए, जो कि 16 अंकों का होता है, समाप्ति तिथि भी होनी चाहिए और ओटीपी भी होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका द। क्वेश्चन नंबर 14 कि एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम किसका उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को एक लाइन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या कर देगा, उसको एक तरह से रैपिंग कर देता है, क्योंकि जो एक सेंटेंस में जो पूरा नहीं आ रहा होता है वो आपका ऊपर नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब अगर एक सेंटेंस में पूरा नहीं आ रहा है, जैसे ए और बे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो होता है वो आपका एक बॉक्स के अंदर आ जाता है। तो आंसर होगा इसका द, रैप टेक्स्ट। आंसर यहाँ पे वैसे भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं साथ में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 15 वक्त, अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें से ये बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट गलत है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हैं और गलती से इसे सही जगह बंद कर देते हैं तो आप एमएस एक्सेल 2000 में सही जगह संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसा देखा जाए तो ये बहुत सही है। ऐसा होता है एमएस एक्सेल में, अगर आप किसी भी कारण से जैसे लाइट चली गई या आपने कंप्यूटर को सेव नहीं किया, तो जब आप दोबारा चलाएंगे तो आपको कंप्यूटर जो है वो आपको एमएस एक्सेल में आपकी पुरानी वाली फाइल को दिखाएगा और आपको ऑप्शन देगा कि आप उसको पुरानी वाली फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या सेव रखना चाहते हैं। सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल 2010 में इंटरनेट से या ईमेल से डाउनलोड द्वारा प्राप्त हुई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुल जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटेक्टेड व्यू का मतलब है क्योंकि जब आपने इंटरनेट या ईमेल से जो डाउनलोड की है वो एक तरह से प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब किसी तरह का कोई वायरस वगैरह नहीं हो, क्योंकि जब तक आप खुद सेल्फ उसको एडिट नहीं करना चाहते हैं तब तक वो फाइल प्रोटेक्टेड ही रहती है। तो इसका आंसर होगा द, क्योंकि इसमें दोनों बातें सही है, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मान लीजिए कोई उपयोगकर्ता एक्सेल में 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता वाई के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है तो एमएस एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आप समझ सकेंगे कि यहाँ पे जो एक्सेल की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन नेम क्या होगा, XLS X। तो दोस्तों समझ गए होंगे यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपका आएगा, देखिए एक मिनट थोड़ा सा एक बार मैं समय लूंगा, आपको एक चीज में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और उस फाइल को एमएस एक्सेल में अगर 2003 में ओपन करना चाहता है तो उसके लिए फाइल को XLS में सेव करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ध्यान से समझना। देखो 2003 में जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो आपको होता है XLS ओनली, और 2007 में और 2010 वाला जो फॉर्मेट था उसमें आया था XLS X। लेकिन अगर हम 2003 वाले वर्जन में उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो हमको उस फाइल को .xls में ही सेव करना रहेगा, तभी वो फाइल ओपन हो पाएगी, क्योंकि हमको पुराने वर्जन में जाके सेव करना रहेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में देखो मेरे से भी गलती हो गई है। तो क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। ध्यान रखें 2010 में, 7 में और उससे आगे आने वाले वर्जन में फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होगा .xls X होगा और 2003 वाले में होगा .xls ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षित वेबसाइट के पतों में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जैसे यहाँ की पॉइंट दिए हुए हैं कि वेब पते की शुरुआत में HTTPS होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें ब्राउजर विंडो में हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह होता है, और तीसरा होता है इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। देखो वेबसाइट की बिल्कुल तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है कि HTTPS, S मीन्स होता है सिक्योर। किसी भी वेबसाइट से पहले अगर S लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि वो सिक्योर वेबसाइट का एक उदाहरण है। दूसरा होता है कि इसमें .com लगा होता है, वो भी सही है, और पैडलॉक चिन्ह ये भी जरूरी है। तो इसका जो आंसर हो गया यहाँ पे देख सकते हैं 17वां जो ऑप्शन अगला है, पहली और दूसरी बात। इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैडलॉक चिन्ह होता है और वेब पते की शुरुआत HTTPS होती है। और रही बात इसमें कि तीसरा कि इसमें हमेशा .com होता है, तो दोस्तों वैसे तो होता है .com, लेकिन हमेशा .com हो ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि .org भी हो सकता है, .gov.in भी हो सकता था, .co.in भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो वेबसाइट के डोमेन नेम होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। मतलब .com हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिया है हमेशा, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं से, पहला और दूसरा पॉइंट, क्योंकि दोनों बातें सही है।
क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बातें बिल्कुल सही है कि HTTPS भी होता है और पैडलॉक चिन्ह भी होता है। ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ये हमेशा इसलिए लिखा हुआ है ना, इसलिए सही नहीं है। तो आंसर हो गया इसका से। ए और 1 और 2 पॉइंट दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, MS Excel 2010 में गोलाकार जो चार्ट होता है संख्यात्मक रूप के लिए, उसके कौन सा चार्ट होगा दोस्तों, याद आ गया होगा। उस चार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, जो गोलाई में बना हुआ होता है, जिसमें बता के जाता है ना कि जैसे एक में एक, जैसे ये गोल है तो गोल के अंदर जैसे हिंदू कितने, या जैसे यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे एक सिटी की जनसंख्या है जिसमें हिंदू इतने, मुस्लिम इतने, क्रिश्चियन इतने, सिख इतने, तो वो पाई चार्ट के द्वारा बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों ध्यान होना चाहिए वायरलेस फिडेलिटी। इसका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं वायरलेस बिना वायर के जो नेटवर्क दिया जाता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों देखो क्लिप आर्ट जो है ये आपकी MS वर्ड में आती है, हेडर फुटर भी MS वर्ड में आता है, बुकमार्क और हाइपरलिंक भी आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट में आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका से, प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन का उदाहरण है, तो देखो गूगल भी एक सर्च इंजन है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है फायरफॉक्स, एंटीवायरस और फायरवॉल, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पे सर्च इंजन कौन सा है, केवल गूगल, सभी आप जानते हैं गूगल। ठीक है दोस्तों, अगर आप जयपुर में कहीं भी रहते हैं तो आप RSCAT में प्रवेश ले सकते हैं। स्क्रीन पर तो ये नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं मैंने, देख सकते हैं आप 7976271752 पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपका घर बैठे RSCI में एडमिशन कर दिया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पे दिया हुआ है विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन सा नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रारंभिक बटन जैसे कि स्टार्ट बटन होता ही है, टास्क बार भी होता है। ठीक है, टास्क बार, क्योंकि जो नीचे की तरफ जो पट्टी आती है वो होती है आपकी टास्क बार, और आइकन भी होते हैं, लेकिन टच पैड ये नहीं होता है, क्योंकि टच पैड तो बिल्कुल अलग है, वो तो लैपटॉप से रिलेटेड हो गया। टच पैड का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है विंडोज 10 में। प्रारंभिक बटन मतलब स्टार्ट बटन तो होता ही है कॉर्नर में, टास्क बार भी होती है, ये भी देखा होगा, जहां पे नीचे की तरफ जो पट्टी बनी हुई आती है जिसपे अलग अलग आइकन आते हैं, छोटे छोटे आइकन। आप जानते हो कि जिस वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं उसको आइकन बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 की इंटरनेट, तो आंसर समझ गए होगा टच पैड। अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई होती है, तो देखो इंटरनेट की गति को जो नापने के लिए होता है आपका BPS होता है, बिट पर सेकंड, KBPS किलोबाइट पर सेकंड, और GBPS गीगाबाइट पर सेकंड। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये स्मॉल लेटर में ही लिखना है, और इसका आंसर हो गया द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है। तो 24 जो है इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आपका आएगा से, कि MS वर्ड में जो भी फाइल होती है उसका डिफॉल्ट नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि वर्कबुक तो होता है MS Excel में, वर्कशीट भी MS Excel में होती है और बुक भी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में जो फाइल होती है, जब हम पहली बार फाइल ओपन करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन नेम, वो फाइल का जो नाम होगा वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगे ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट है, मतलब साइबर की धमकी कौन सी है इसमें। देखिए प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर, ये तो अलग ही चीज है, क्योंकि ये तो विंडो के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका हो गया। HTTPS और FTP ये आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इंटरनेट चलाने के काम आता है। फिर अगला है क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये तीनों वेब ब्राउजर के उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखें। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और एज, जो कि विंडोज 10 में जो आता है वो एज, EDGE, तो ये आपका वेब ब्राउजर है। और अगला जो है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, ये आपके क्या कहलाते हैं, साइबर थ्रेट। ये आपके लिए कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए एक तरह के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, धमकी देते हैं एक तरह से, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, विंडोज स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, लेकिन वर्ड फाइल में से सॉफ्टवेयर थोड़ी इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि वर्ड तो खुद एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थोड़ी किया जा सकता है, समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, द। क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि 35 में से 14 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, और हमेशा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, और साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको अलग अलग उदाहरण के जरिए मैं एक साथ में एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा नाम योगेश कुमार गुप्ता, और नॉलेज सिस्टम इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं आज आपको RSCAT का
जो पेपर है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देखते रहे 19 जनवरी 2019 का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो ट्रेनों से संबंधित है तो जाहिर सी बात है indianrail.gov.in जो वेबसाइट है यही आपकी काम करेगी, क्योंकि ट्रेन्स इस नाम से कोई वेबसाइट है ही नहीं। दूसरा आरपीएससी आपके राजस्थान पुलिस सर्विस, उसके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। भामाशाह राजस्थान, ये भी भामाशाह से रिलेटेड है, तो इसमें ट्रेनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है indianrail.gov.in, तो ये आपकी ट्रेनों से संबंधित है, ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीएनआर क्या होता है, तो पीएनआर की फुल फॉर्म याद रखें, पीएनआर मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, फुल फॉर्म याद रखें पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 कि बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है, केवल एक लाइन जाती है और बाकी बिल्कुल अलग अलग जगह सप्लाई होता है। आप समझ सकते हैं जैसे अपने घरों में जो पानी की सप्लाई होती है ना, जैसे पानी का एक पाइप आ जाता है सीधा और उसमें से अलग अलग नल निकाल दिया जाता है, अलग अलग नल निकाल के सप्लाई की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो बस टोपोलॉजी में एक लाइन होती है, उसके बाद फिर अलग अलग दारों तरफ अलग अलग कनेक्शन दे दिए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका ए, प्रत्येक नोड में केबल कनेक्शन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आईएसपी का पूरा नाम, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आंसर क्या होगा इसका ए, मतलब जो भी जैसे कि वोडाफोन है, जियो है, टाटा इंडिकॉम, बीएसएनएल, ये सब क्या है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो एयरटेल जैसी जो कंपनी है ये आपके इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती है। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हैं कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। दोस्तों विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर का क्या मतलब होता है, देखो रिस्टोर का मतलब है अगर कंप्यूटर कभी खराब या सिस्टम जब क्रैश हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको रिस्टोर पॉइंट बनाने होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है मतलब जैसे अगर आपने डेट एंड टाइम फिक्स कर रखा है और आपने रिस्टोर करने की कोशिश करोगे तो कंप्यूटर आपका अगर 5 दिन 10 दिन जो जैसी स्थिति में था, मतलब अगर आपकी कोई फाइल मिस हो गई है या डिलीट हो गई है या आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर को आप बैक डेट में ले जा सकते हो, मतलब कंप्यूटर को रिकवर कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा बे, सिस्टम में खराबी या सिस्टम को क्रैश होने पर आप कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर किया कर सकते हो। तो आंसर हो गया इसका बे। क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से सबसे भंडारण क्षमता किसमें अधिक होती है। देखो सीडीआर, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी आरडब्ल्यू, सीडी राइटेबल, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और चौथा है ब्लू रे डिस्क जिसपे क्षमता ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं सीडीआर के अंदर जो क्षमता होती है वो 700 MB के अप्रोक्स होती है। आरडब्ल्यू मतलब रीराइटेबल, तो इसमें भी वही होती है 700 MB। डीवीडी जो होती है जो 4.7 GB से लेकर 17 GB तक की अवेलेबल होती है, और ब्लू रे डिस्क जो है वो आपका 25 GB मतलब डबल साइड होता है, इसका मतलब 50 GB की क्षमता होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है, ब्लू रे डिस्क में। अगला है कि निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में स्क्रीन लॉक हम लगा सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड उपकरण जो मोबाइल होता है उसमें कौन कौन से लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों आंसर समझ गए होंगे, देखते ही आपके हाथ में मोबाइल है तो पैटर्न लॉक भी आप लगा सकते हैं, पिन लॉक भी लगा सकते हैं, पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन जो वेब सर्वर से संपर्क करता है। तो यहां से आप देख सकते हैं जो वेब सर्वर से संपर्क करता है, यहाँ पे तो आप देख सकेंगे कि इसका जो आंसर है वो आपका होगा से। देखो वेब ब्राउजर, क्योंकि देखो अगर आप कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो क्लाइंट कंप्यूटर पे जो भी आप वेब सर्वर से सूचना लोगे तो उसके लिए तो वेब ब्राउजर होना जरूरी है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या पे एक एप्लीकेशन होती है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप ये भी कह सकते थे कि इंटरनेट हो सकता था, लेकिन इंटरनेट कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एप्लीकेशन है, कंप्यूटर पर चलने वाली एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कौन सी होगी, वेब ब्राउजर, क्योंकि कीबोर्ड, मॉडेम ये तो आपके हार्डवेयर हो गया। एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इंटरनेट एक सॉफ्टवेयर है नहीं, तो आंसर क्या होगा वेब ब्राउजर। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, एज अभी मैंने बताया था, EDGE एज विंडो 10 में जो आता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम बढ़ते हैं। विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंसर समझ गए होगा, इसका आंसर है आपका से, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, क्योंकि जो भी अन्य जो यूजर वन बना देते हैं, जैसे विंडो 10 में बहुत सारे हमने अलग अलग यूजर बना रखे हैं जो कि अलग अलग काम करने के लिए हमने उनको अथॉरिटी दी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए
आप अलग अलग यूजर बना सकते हैं कि कौन सा यूजर क्या काम कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों को सारे काम करने का अधिकार दिए जाए, जैसे कंप्यूटर में से फाइल डिलीट करने का या सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने का अधिकार नहीं दिए हुए हो। समझ गए होंगे दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इसका? से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलिए दोस्तों, अभी कर दीजिए आप, बाद में शायद हो सकता है भूल जाए। और एग्जाम में जाने से पहले इन वीडियो को जरूर देखिए, चाहे अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 35 कि MS पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बटन दबाना रहेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका एस्केप की, क्योंकि जब आप एस्केप दबा देते हैं तो आपके कंप्यूटर में से जो भी फाइल होती है, जो भी अगर आपको जो चला रखा होता है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, वो आपकी वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं योगेश कुमार गुप्ता नॉलेज सिस्टम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आज आपका जो पेपर है RSCET का 19 जनवरी 2019 का सोल्व करवा दिया है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। तो अगर आप जयपुर में कहीं पर भी अगर आप रहते हैं, अगर आपको RSCET करना है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री में नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और अपनी पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया था। knowledgesystemjaipur.blogspot.com एक बार आप फिर से देखते हैं कि knowledgesystemjaipur.blogspot.com पर आप विजिट करेंगे। उसके बाद आपको RSCET के जो दिया हुआ है लिंक होता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सारे पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।